वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे मेरे इनिशियल 10 रिफ्लेक्शंस शेयर करना चाहता हूं। जो लोकसभा का इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ है, पूरी तरह से रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। और अगर जो थोड़ा बहुत जो सीटें टाइट जा रही हैं, जिसमें 5,000 के मार्जिन से कम लीड कर रहे हैं कैंडिडेट्स, अगर वो इधर उधर भी हो जाते तो वो सिर्फ 20 सीटें हैं। तो मैं आपके साथ अपने 10 रिफ्लेक्शंस शेयर करना चाहता हूँ इस इलेक्शन के बारे में। ये एक बहुत ही लैंडमार्क और हिस्टोरिक इलेक्शन है। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, नरेंद्र मोदी के फैन हैं, तो आपके लिए भी ये एक लैंडमार्क इलेक्शन है, क्योंकि मोदी हैज़ डन अ हैट्रिक, और लग रहा है कि वो और अपने पार्टनर्स के साथ, एनडीए के साथ, वो नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। और अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो इसमें तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड थ्रिल। कांग्रेस हैज नियरली डबल्ड इट्स सीट शेयर, और समाजवादी पार्टी तो इस इलेक्शन की मेरे नज़र में हीरो है। तो बेसिकली a lot of people are going to be disappointed, also happy. तो चले मैं आपके साथ 10 व्यूज़ शेयर करता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो करंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ अमेरिका के 12 बजे, आपके साढ़े 9 बजे इंडिया में। तो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, बीजेपी इज़ लीडिंग इन 240 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ लीडिंग इन 99 सीट्स, तकरीबन 100, समाजवादी पार्टी 37, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 29 सीट में लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड 12, और द्रविड़ मुनेत्र कज़गम तमिलनाडु में 22 सीट से लीड कर रही है। शिवसेना, जो उद्धव ठाकुर की शिवसेना है, वो 9 सीट से आगे हैं। तो ये जनरल सीन है इस मुल्क का। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि करंटली लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 191 सीट्स मिलेगी एनडीए को, और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स। तो क्लियरली एनडीए अलायंस इज गोइंग टुवर्ड्स ए मेजॉरिटी। लेकिन उससे पहले प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहला चीज़ तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस इलेक्शन से ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो अदर्स थे पिछले इलेक्शन में, अदर्स ने यूपीआई से ज़्यादा सीटें हासिल की थी, क्योंकि तृणमूल और समाजवादी पार्टी वे नॉट पार्ट ऑफ यूपीआई। तो कंसोलिडेशन हो रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स में। अब क्लियरली टू पार्टी सिस्टम्स की तरह टू अलायंस सिस्टम हो रहा है। अदर्स की जो संख्या है वो बहुत श्रिंक हो गई है, कुछ 17, और बेसिकली दिस इज नाउ इंडिया वर्सेस एनडीए। तो आप देख सकते हैं 543 जो सीटें हैं हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड, 290 इधर, 235 उधर। दूसरी चीज ये है कि जो जो रिमार्केबल, जो दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 4 स्टेट्स ने इस इलेक्शन को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया। एक यूपी, यूपी तो गढ़ माना जाता था, डबल इंजन गवर्नमेंट है मोदी और योगी की। सारे के सारे हिंदुत्व के एक्सपेरिमेंट यूपी में किए गए। अयोध्या की मंदिर यूपी में बनाई गई। नरेंद्र मोदी यूपी से लड़ते हैं इलेक्शन। जो फ्यूचर मंदिरें बनने वाली है, वाराणसी वगैरह, मथुरा वगैरह की जो बातें हो रही है, वो भी यूपी में हो रही है। बुलडोजर की पॉलिटिक्स वो भी यूपी में हुए, और वहां पे बीजेपी बिल्कुल आदी हो गई है। 62 से अब शायद 32 के करीब वो उनको सीट्स में वो लीड कर रहे हैं तमिलनाडु में। दूसरी चीज़ ये है कि सॉरी, यूपी में। दूसरी चीज़ ये है कि तमिलनाडु में बहुत कोशिश की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तमिल में बात करना भी सीखने की कोशिश की। तमिलनाडु में खाता नहीं खुल रहा है बीजेपी का। दे आर लुकिंग टू स्कोर ए ज़ीरो इन तमिलनाडु। तो ये एक मेजर स्टेट है जो अपनी इंटेग्रिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन किया है पिछले इलेक्शंस के मुताबिक। जो तीसरा स्टेट है वो बंगाल है। यहाँ पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी विल बिकम द नंबर 1 सीट। पिछले बार 18 और 22 थे। ममता बनर्जी की पार्टी के पास 22 थे, बीजेपी के पास 18 थे, लेकिन अब बीजेपी बिल्कुल 1/3 हो गई, यानी 18 से वो 12 के करीब आ गई है।
और ममता बनर्जी 29 सीट्स लेके जाएँगे, ये 42 सीट्स हैं बंगाल में। और चौथा कर्नाटका है, कर्नाटका में तकरीबन आधा हो गई है, बीजेपी के पास 25 सीटें थी, तो अब वो कट के वो उनके मतलब अभी मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, बट अबाउट 10-12 सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर्नाटका में, जो लीड्स चल रही हैं उनकी। तो ये 4 स्टेट्स आर वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट। हरियाणा में भी बीजेपी हैज़ लॉस्ट। सो जो स्विंग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में भी बीजेपी पीछे हो गई है। अलबत्ता मध्य प्रदेश और दिल्ली वगैरह में दे हैव डन वेरी वेल। तो इसमें वेरी क्लियरली ये है, जो जो नरेंद्र मोदी का नारा था, अ, अब के बाद 400 पार, और कि ये मोदी की गारंटी है, ये जो सारी चीज़ें ना, मोदी, 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 वो क्लीन बोल्ड हो गया है। यस, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, कांग्रेस की कमज़ोरियाँ हैं, ऑपोज़िशन की लिमिटेशंस हैं। देखिए, ये जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, ये मेरी तीसरी पॉइंट है कि ऑपोज़िशन पार्टीज़ ने सिर्फ़ बीजेपी और एनडीए को नहीं हराया इतने सारे सीटों में, ठीक है? जो उनका परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है इतना सिग्निफ़िकेंटली, ये बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ और ईडी के खिलाफ। मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट की एजेंसीज को मोदी ने कैंपेन में इस्तेमाल किया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, इनको जेल भेज दिया, इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने की, उन सारी चीज़ों को हराकर, अगर आपको मिसाल चाहिए गोदी मीडिया की, तो आप एग्जिट पोल्स देख लें। एग्जिट पोल आफ्टर एग्जिट पोल कह रहा था कि 400 से ज़्यादा सीटें आएँगी। तो ये जो प्रोपेगेंडा जो मीडिया कर रही थी पिछले 10 साल से, उसको भी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने हरा दिया। मेरा चौथा पॉइंट मुसलमानों को लेकर है। इस बार मुसलमानों का वोट ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है। दे हैव वोटेड मोर फॉर बीजेपी। बाज़ पोल्स के मुताबिक कह रहे हैं कि 76% पोल्स वोट्स मुसलमानों का कांग्रेस को गया। ज़ाहिर है, क्योंकि इस इलेक्शन में मोदी ने बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ अजीब-अजीब बातें की। सारे मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स को उन्होंने घुसपैठिया कह दिया, और फिर कांग्रेस को लेकर झूठी-झूठी बातें की कि अगर कांग्रेस जीत के आएगी तो हिंदुओं के मंगलसूत्रें छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस तरह के उन्होंने झूठे बातें की, और आई एम सो हैप्पी कि इंडियन वोटर्स ने इस तरह की कम्युनल हेट्रेड को रिजेक्ट कर दिया, नफ़रत को, हेट्रेड को रिजेक्ट कर दिया। और इसी को लेकर मेरा 5वां पॉइंट ये है कि अयोध्या की जो सीट है, वो बीजेपी हार गई है। ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक चीज़ है, वोट है, कि अयोध्या की सीट, राम मंदिर की इतनी धूम चली है। मैं इंडिया में था उस ज़माने में, और एक्चुअली दिल्ली में था मैं 21, 22, 23 जनवरी को, जब प्राण प्रतिष्ठा जो कह रहे हैं, अयोध्या के मंदिर को ख़त्म होने से पहले ही उसको इनॉग्रेट कर दिया ताकि वो इलेक्शन में काम आए। तो वो सीट हारने पर इट इज़ इनक्रेडिबल कि इतना सारा ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, मुझे लगता है उसको भारतवासियों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। दे वांट एन इकोनॉमिक एजेंडा। आप महँगाई की बात करें, आप जॉब्स की बात करें, आप जॉब क्रिएशन की बात करें, जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, उसकी बात करें। मोदी के पास बहुत एसेट्स थे, बहुत पैसा था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आपने देख लिया कितना ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट किया था, उसके बावजूद दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म। जो छठा पॉइंट ये है कि रूरल इंडिया में बहुत बुरा परफॉर्मेंस हुआ है। बीजेपी ने जितनी भी सीटें हारी है, वो गाँव में, रूरल एरियाज़ में हारी है, जिससे रूरल डिस्ट्रेस, यानी जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, और उनकी जो बुरी गत बन रही है, जिसकी वजह से फार्मर्स के इतने प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं मुसलसिल इंडिया में। जो जो भी मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, बिलियनर्स की मदद करते हैं, लेकिन जो गरीब फार्मर्स वगैरह हैं, उनकी नहीं सुनते उतना। तो वहाँ से वो बहुत सारे, कह सकते हैं आपके, एंटी बीजेपी ट्रेंड था गाँवों में, और वो नज़र आया। और एक, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि इंडिया में तकरीबन 60 लाख नए फार्मर्स बन गए, यानी लोग शहर में जॉब्स छोड़ के वापस गाँव की तरफ जा रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी एंटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ये होता है कि लोग खेती-बाड़ी कम लोग करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, या फिर लोग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, शायद बीजेपी इसको इग्नोर करेगी अपने थर्ड टर्म में भी, कि दे हैव टू फोकस ऑन रूरल एरियाज़।
जो मेरा 7वाँ पॉइंट है, वो ये है कि ये मोदी की गारंटी इस इलेक्शन में इट वाज़ नॉट अबाउट बीजेपी वर्सेस द रेस्ट, ये मोदी वर्सेस द रेस्ट था। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के बेसिस पे 400 सीट आएँगे। वेल आपने देख लिया कि भारतवासी मोदी की गारंटी को क्या देखते हैं। बीजेपी को मेजॉरिटी भी नहीं आ रही है। 240 अगर वो पूरे के पूरे जिसमें लीड कर रहे हैं, अगर पूरे के पूरे जीत जाएँ, तो 240, 235 भी वो हो सकते हैं, 245 भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट लेसन कि ये जो भगवान बनने जा रहे थे मोदी जी, आज उनकी उनको मेजॉरिटी भी नहीं मिल रही। अब वो डिपेंडेंट रहेंगे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों के। तो ये मोदी की गारंटी नहीं है, अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बेसिस पे बीजेपी चलेगी। तो यू कैन इमेजिन उसका क्या असर होगा। मैं बाद में और एक कन्वर्सेशन करूँगा कि ये इंडिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर होगा इस इलेक्शन का। एक बात तो साफ ज़ाहिर है, ये मेरा 8वाँ पॉइंट है कि दिस इज़ नॉट ए मैंडेट। मोदी ने जो अपना एजेंडा दिया था, उस पे ये मैंडेट नहीं है। अगर मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करते सेकंड फेज़ के बाद से, तो शायद इतनी भी वोट नहीं आती 240। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। मोदी का जो डेवलपमेंट एजेंडा है, विकसित भारत का एजेंडा, वो शायद उनको नहीं बचाया जितना उनका एंटी मुस्लिम एजेंडा ने थोड़ा बहुत उनको बचा लिया, ख़ास तौर से हिंदुत्व बेल्ट में। अ, एक और जो इश्यू मैं आपके सामने लाने वाला हूँ कि वो जो बीजेपी का जो वोट शेयर है, वो ज़्यादा बदला नहीं। 2019 में भी वो 37.37 के करीब थे, इस बार भी उतने ही वोट शेयर उनका बन रहा है 37%। यानी 62% भारतवासी बीजेपी को वोट नहीं डाले हैं। यानी अगर 3 भारतवासी हैं तो सिर्फ़ उनमें से 3 में से 1 बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और 2 बीजेपी के खिलाफ ऑपोज़िशन पार्टीज़, कांग्रेस वगैरह को वोट दे रहे हैं। लेकिन तख्ता इतना ज़्यादा इसलिए पलट गया, देखिए आप कांग्रेस को सिर्फ़ 3% से कांग्रेस के वोट शेयर बढ़ी है 19 से 22 और उनकी सीटें तकरीबन डबल हो गई हैं। पिछली बार उनको 52 के करीब सीट्स आई थी, अब एक्सपेक्टेशंस है 99 सीट्स की। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि इसका असर इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा होगा। उसको उसके बारे में एक अलग से तफ़सीलन मैं एक्सपर्ट से भी बात करूँगा और एक कन्वर्सेशन ज़रूर करूँगा। लेकिन इस बात क्लियर है कि ए इ इ जो एजेंडा लेकर जिस तरह से मतलब विजयी ज़ुबान में नरेंद्र मोदी बात करते थे, जिस तरह से इंटरनेशनली भी उनकी ये क्या कहते हैं अ, कहते थे कि वो मोदी सो पॉपुलर, मोदी का बस मोदी, मोदी, मोदी। तो वो अब नहीं होने वाला है इंटरनेशनली। तो ये मेरे इनिशियल रिएक्शंस हैं। अब देखना कि इससे कैसा बदलता है, क्या मुल्क के एजेंसीज़, पुलिस, ईडी और गोदी मीडिया ख़ास तौर से विल दे बिकम मोर बैलेंस्ड गोइंग फॉरवर्ड। और देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है। और इंडिया में एक चीज़ बहुत बुरी होती है इंडिया की पॉलिटिक्स में, यानी पार्टी अदल-बदल बहुत होते हैं, लोग इधर छोड़ के उधर जाते हैं, उधर छोड़ के इधर जाते हैं। तो हो सकता है कि कई लोग को खरीद लिया जाएगा और फिर मोदी को खुद बीजेपी 272 पहुँच सकती है, या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसे डिमांड्स कर सकते हैं जो बीजेपी उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और य फाइनल 10 पॉइंट्स, इसके बारे में मेरे पास कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी ज़िक्र चल रहा है कि मोदी को कांग्रेस ने नहीं हराया, मोदी को अपोज़िशन पार्टीज़ ने नहीं हराया, बल्कि आरएसएस ने हराया है। आई डोंट नो, मतलब मैं ये आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस स्पेक्युलेटिवली। कई लोग कह रहे हैं मुझे, कई मेरे शोज़ देखने वाले लोगों ने मुझे प्राइवेटली ईमेल करके कहा कि आरएसएस वाज़ नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि मोदी खुद अपने क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि कई हिंदू ग्रुप्स और हिंदू लीडर्स वगैरह वेर वेरी अनहैप्पी जिस तरह से राम मंदिर को इनॉग्रेट किया गया, और कई चीज़ें हैं जैसा कि मंदिरें अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो बेसिकली कि हिंदूज़ खुद
नरेंद्र मोदी और बीजेपी से नाराज थे। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, वी विल एक्सप्लोर दैट लेटर ऑन, बट इनिशियली ये मेरे 10 व्यूज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर प्लीज़ कन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड, मतलब मैं और भी शोज़ करूँगा, ख़ास तौर से फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर। पॉलिटिक्स तो आप दूसरे चैनल्स पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। वी विल टॉक अबाउट दैट। और फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और मेरा सलाम नमस्ते टू इंडियन वोटर्स। दे हैव प्रूव्ड दैट इंडिया चलती है तो इंडियन वोटर की गारंटी से चलती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।